नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं पढ़ना पढ़ाना की इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही हमको प्यार और सपोर्ट देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए। जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसे जरूर लाइक कर दिया करिए। मैं पूरी जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काफी अच्छे से जो है डिस्कस कर लिया जाए। इसी क्रम में आज का जो वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है वो नागरिकता या नागरिक को लेकर के जो अवधारणाएं हैं उसको यहाँ पर आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस पर भी जो है एक डिटेल चर्चा हम आपसे किसी वीडियो पर करेंगे, अवश्य करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को भी काफी जो है गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। खैर, आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसमें आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग आज नागरिकता अध्ययन करेंगे या सिटीजनशिप जो है अध्ययन करेंगे। सिटीजनशिप या नागरिकता के अध्ययन करने से पहले हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी मोटी जो चीजें हैं, जैसे जो गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं अवधारणाओं को समझने में, उन छोटी सी जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, जो माइनर सा डिफरेंसेस रहता है, उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया जाए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि नागरिक और नागरिकता में क्या अंतर है, जब मैं यहाँ पर नागरिकता लिख रहा हूँ या सिटीजनशिप लिख रहा हूँ तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि मैं नागरिक होने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि नागरिकता और नागरिक में अंतर है, नागरिकता और नागरिक में अंतर है। इसका मतलब कि आप ऐसे समझो कि अगर हम नागरिकता को एक आभूषण के तौर पर देखें कि ये एक आभूषण है और अगर कोई राज्य ये आभूषण किसी व्यक्ति को पहना दे, किसी व्यक्ति को पहना दे तो ये व्यक्ति उस राष्ट्र का नागरिक बन जाता है। यानी ये जो व्यक्ति है इसको उस राष्ट्र के नागरिक होने का टाइटल मिल जाएगा अगर वो राष्ट्र इस व्यक्ति को इस नागरिकता नामक आभूषण जो है इसको पहना दिया जाए। अच्छा, मतलब अगर कोई व्यक्ति को ये नागरिकता मिल जाती है तो वे व्यक्ति उस राज्य के पूर्ण सदस्य हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण सदस्य हो जाता है। पूर्ण सदस्य का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति को रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि आप इस राज्य के नागरिक हो गए। नागरिक कब होंगे? जब आपको उस राज्य की क्या मिल जाए? नागरिकता मिल जाए। यानी आप ये आभूषण को पहन ले तो जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा? वो नागरिक कहलाएगा। जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा? नागरिक होगा। जबकि जो टाइटल उसको मिला है, जो प्रिविलेज उसको मिली है, ये नागरिकता का जो संदर्भ उसको मिला है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये व्यक्ति उस राज्य के में कुछ अधिकारों को गारंटी कर लेगा। यानी वो राज्य उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज कर देगा कि आप इन अधिकारों के लिए अब हमारे यहाँ क्या हो गए हैं? अधिकृत हो गए। आप इंजॉय कर सकते हैं जो किसी नागरिक को अधिकार हमारे यहाँ मिलते हैं, उन अधिकारों को अब आप क्या कर सकते हैं? इंजॉय कर सकते हैं। पर अगर आपको ये नागरिकता वो राज्य नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि नागरिक को जो अधिकार वो राज्य प्रदान कर रहा होगा उन अधिकारों से आप वंचित किए जा सकते हैं। क्लियर है बात? तो नागरिकता जस्ट लाइक आभूषण, जब ये आभूषण कोई व्यक्ति पहनेगा तो वो उस राज्य का क्या हो जाएगा? नागरिक हो जाएगा। अर्थात नागरिक और नागरिकता में अंतर है। इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर समझ ले रहे हैं। ठीक, ये नागरिकता इस नागरिक को मिली तो ये नागरिक जो है उस राज्य का क्या हो गया है? पूर्ण सदस्य हो गया है। अब
कंप्लीट मेंबर हो गया उस राज्य का। अगर ये पूर्ण सदस्य हो गया है तो इस पूर्ण सदस्य होने का कुछ विशेषाधिकार इसको मिले हैं क्या? मतलब क्या इसको कुछ विशेषाधिकार मिल गए? क्या कुछ विशेष अधिकार इसको मिल गए जो बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है? यस। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी राज्य के नागरिक हो जाते हैं तो आपको वहां कुछ अधिकार और कुछ विशेषाधिकार अपने आप जो है मिल जाते हैं। आपको कुछ अधिकार और कुछ विशेषाधिकार अपने आप मिल जाएंगे। क्या ये अधिकार है? जैसे भारत के संविधान में अगर मूल अधिकारों पर नजर डाला जाए, मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट जो मानव होने के नाते आपके लिए नेसेसिटी है, और राज्य भी उन अधिकारों को आपसे छीन नहीं सकता। ऐसे आप देखोगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक कुछ अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। बात करेंगे इस नागरिकता के बाद, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी उनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं, यानी ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को वो अधिकार मिलेंगे। अगर किसी विदेशी को वो अधिकार मिल गए हैं, दे दिए जाएंगे या उनसे छीन लिए जाएं, राज्य कह दे कि हम ये अधिकार आपको नहीं देते, तो वो अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य मुझे ये अधिकार नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे भारतीय नागरिक होने के नाते हमको मिले। अगर आप किसी राज्य के नागरिक हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको उस राज्य के सभी राजनीतिक, आर्थिक और सिविल अधिकार सुनिश्चित हो गए। पूर्णकालिक सदस्य होने के नाते आपने क्या किया है? आपने उस राज्य के जो भी वो अथॉरिटी है, वहां के राजनीतिक, सिविल और राजनीतिक, सिविल, आर्थिक और सामाजिक ये सभी अधिकारों को सुनिश्चित किया है। ये सभी अधिकारों को क्या कर लिया है? सुनिश्चित किया है। खासकर राजनीतिक और सिविल, यानी नागरिक होने के नाते अगर कोई विशेष आपको अधिकार मिल रहा है तो भी आपने सुनिश्चित कर लिया, और साथ में वहां के पॉलिटिकल राइट्स आपको मिल गए। अगर आप उस देश के नागरिक नहीं हैं तो ये दो अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, यानी उस राज्य के राजनीतिक और सिविल राइट आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आप वहां पर आर्थिक गतिविधियां कर सके। जैसे एडिडास भारत में आएगा तो अपना इंटरप्राइजेस चलाएगा, प्रोडक्शन करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भारत की टेरिटरी में रन करेगा। पर अगर एडिडास का मालिक ये चाह जाए कि हम यहाँ के विधानसभा के इलेक्शन में जो है वोट डालेंगे, तो नहीं मिलेगा। अगर वो ये चाह जाए कि वो यहाँ के विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शन चुनाव में जो है सदस्य बनना चाहता है, लोकसभा या विधानसभा का, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, पॉलिटिकल राइट इसको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका अर्थ ये है कि अगर आपको नागरिकता मिल जाती है, अगर आप किसी राज्य के नागरिक बन जाते हैं, तो आपको वहां के राजनीतिक और सिविल अधिकारों को भी सुनिश्चित कर लिया है, आपने आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को भी सुनिश्चित कर लिया है। खासकर अगर कोई विशेषाधिकार है नागरिक होने के नाते, तो वो भी आपने उस राज्य को में सुनिश्चित कर लिया है। किंतु अगर आप वहां के नागरिक नहीं है, आप वहां के निवासी हैं, रेजिडेंट हैं, निवासी हैं, तो आपको राजनीतिक और सिविल राइट वहां का नहीं मिलेगा। आप इसको जो है क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा ये राइट छीन लिया गया। अब मान लीजिए कि आप किसी फॉरेन टेरिटरी से यहाँ आए हैं, आप जो है विदेशी हैं हमारे क्षेत्र में, भारत में आप विदेशी हैं, आप अमेरिका से आए हैं। तो जो विदेशी होते हैं किसी भी राज्य में, वो भी दो तरह के विदेशी होते हैं। एक ये हो सकता है कि आप भारत के जिससे अच्छे संबंध है, यानी जो भारत का मित्र राष्ट्र है, आप वहां के रहने वाले हैं, वहां के नागरिक और हमारे यहाँ आए। दूसरा ये हो सकता है कि आप ऐसे राष्ट्र से आए हों
जो भारत का शत्रु, भारत के शत्रु राष्ट्र के आप नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं, तो ऐसे में आप शत्रु विदेशी यानी शत्रु निवासी के रूप में देखे जाएंगे। दूसरी वाली कंडीशन में जब अगर आप शत्रु निवासी, तो आपको अनुच्छेद 22 के तहत जो गिरफ्तारी से संरक्षण वाला जो अधिकार है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, वो भी आपको नहीं मिलेगा। खैर, तो ऐसे कौन से अधिकार या विशेषाधिकार हैं जो आपको नागरिक, अगर आपको नागरिकता मिल जाए तो ये अपने आप आपके लिए जो है अधिकार बन जाते हैं, यानी वो राज्य आपसे नहीं छीन सकता। ऐसे अगर आप मूलभूत अधिकारों पर नजर डालेंगे तो जैसे अनुच्छेद 15 है हमारे, अनुच्छेद 15 जो आप देखोगे फंडामेंटल राइट का, ये कहता है कि केवल 5 आधारों पर, केवल 5 आधारों पर, केवल 5 आधारों पर, इसके अलावा किसी आधार पर विभेद हो सकता है, लेकिन इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक से विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी समानता की बात करता है नागरिकों में, है ना। कौन से 5 आधारों पर? पहला, आप किसी भी मूल वंश के हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी जात के हैं, आपका जन्म स्थान कुछ हो, जन्म स्थान आपका कहीं पर भी हो, और चौथी चीज की आपका लिंग कुछ भी हो, यानी आप स्त्री हैं या पुरुष हैं या ट्रांसजेंडर हैं, यहाँ पर आपको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि आपको जो है समान नागरिक के तौर पर विधि के समझ जो है आपको समानता मिले। इन 5 आधारों पर किसी भी जो है नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी मूल वंश में जन्मे हैं, जन्म स्थान आपका कुछ भी होने का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका में जन्मे हैं, अमेरिका में जन्मे तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जन्म स्थान का मतलब ये है कि आप भारत संघ के किसी भी क्षेत्र में जन्मे हैं, चाहे आप केरल में जन्मे हैं, चाहे आप तमिलनाडु में जन्मे हैं, चाहे आप कश्मीर में जन्मे हैं, चाहे आप गुजरात में, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में जन्मे हैं, चाहे त्रिपुरा में, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, अजमेर, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, बेंगलुरु, है ना, चेन्नई, कहीं पर भी आप जन्मे हैं, आपके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, आपके साथ विभेद नहीं किया जा सकता, आपको इक्वालिटी का राइट मिलता है। ये सिर्फ भारत के नागरिकों को अधिकार है, विदेशियों को नहीं है। जैसे अनुच्छेद 16 सिर्फ नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अवसर में समता होगी, अवसर में क्या होगी? समता होगी, है ना, अवसर में सबको समता होगी, इन आधारों पर विभेद नहीं होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर की समता की बात करता है। सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि अमेरिका को हो, फॉरेन मिनिस्ट्री में आपको नहीं रखेंगे, आप चाइना के हो, आपको हम ये जॉब नहीं दे सकते, है ना। तो इंडिया में अगर आप हो तो अवसर में भी आपको जो है क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, इसके अलावा अनुच्छेद 19 यानी जो आपको स्वतंत्रता मिलती है अभिव्यक्ति की, घूमने की, कहीं पर बस जाने की, कोई भी कार्य करने की, है ना, बोलने की, है ना, भ्रमण करने की, ये जो स्वतंत्रता आपको मिलती है ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, किसी विदेशियों के लिए नहीं है। इसके अलावा आप देखो कि आपको कुछ फंडामेंटल राइट में जैसे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 में जो अधिकार जो है सुनिश्चित किए गए हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। यानी अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आपसे अगर यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य ने हमसे जो है विभेद कर लिया, कर सकता है अगर आप यहाँ के नागरिक नहीं है। किंतु अगर आपको भारत की अथॉरिटी यानी पार्लियामेंट ये रिकॉग्नाइज कर देती है, यानी ये जो आभूषण है नागरिकता का ये आपको पहना देती है, तो आप इन अधिकारों के पाने के अधिकारी बन जाएंगे। राज्य अगर चाहे भी तो जो है यहाँ पर इन अधिकारों को आपसे वंचित नहीं कर सकती आपको।
आपको अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। जा करके आप चुनौती दीजिए सत्ता को कि आपने कैसे छीन लिया। रीजनेबल, हालांकि फंडामेंटल राइट कोई भी हो वो एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है स्टेट लगाता है, लेकिन ये जो अधिकार है सिर्फ नागरिकों को मिले हैं, ये जो है इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मान लीजिए कि कुछ विशेषाधिकार, जैसे आप जो है अगर आपको नागरिकता मिल जाती है तो आपको जो है लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने की आपको जो है अधिकार मिल गया है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप कोई भी सार्वजनिक पद की योग्यता रखने लगे हैं, आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आप महान्यायवादी बनना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, आप हाई कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, आप उपराष्ट्रपति, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इवन आप प्रधानी लड़ना चाहते हैं, आप रिकॉग्नाइज, आपको विशेषाधिकार मिल गया अगर आपके पास भारत की नागरिकता है। आप वोट डाल सकते हैं, यानी आप चाहें तो आपके यहाँ जो लोकसभा यानी संसद के सांसद के चुनाव में आप वोट डालते होंगे, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आपको वोट डालने का राइट मिला, आप वोट, अगर आपको नागरिकता मिल जाती है तो आप वोट डाल सकते हैं, वोट डालने का राइट आपको मिल गया। कोई भी सार्वजनिक पद धारण करने की योग्यता आपके पास आ गई अगर आपको नागरिकता मिल गई। हालांकि ये बात है कि अगर आप देखो, बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ज्यादातर जो है टीचर्स ये बात नहीं बताते, मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। अमेरिका और भारत में जो राष्ट्रपति बनने का जो डिफरेंस है नागरिकता को लेकर, वो बता रहा हूं। भारत में आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, भले आपको नागरिकता जन्म से मिली हो या प्राकृतिक रूप से मिली हो, यानी चाहे आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिली हो, चाहे आप जन्म से जो है भारत के नागरिक हैं, दोनों रूप से आप भारत के राष्ट्रपति बनने के हकदार हो जाते हैं, योग्यता आपके पास आ जाती है। किंतु अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं और वहां का जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने चाहते हैं, जब योग्यता रखना चाहते हैं, तो अगर आप अमेरिका में जन्म से वहां के नागरिक हैं तो ही आप वहां पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं लड़ सकते। जो जन्म से अमेरिका का नागरिक होगा वही जो है लड़ सकता है। भारत में जन्म से और नेचुरलाइजेशन, बस आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, इतना ब्रॉड है हमारा कॉन्सेप्ट, है ना। बहुत माइनर सी बात थी, बता रहे हैं आपको, बहुत ध्यान देके सुनिएगा। तो ये कुछ नागरिकता को लेकर के जर्नल जो है बातें थी जो मैंने आपके साथ की हैं। अगर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता जो है हमारे यहाँ कहाँ डिफाइन की गई है, तो संविधान में डिफाइन की गई। संविधान में कहाँ डिफाइन की गई है, तो संविधान के भाग 2 में संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में जो है उपबंध किए गए हैं। हालांकि इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो उपबंध किए गए हैं वो वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की क्या नागरिकता होगी क्या नहीं होगी उससे संबंधित नहीं है। यहां पर जो उपबंध किए गए हैं वो जिस समय पर संविधान लागू हो रहा था, इसका अर्थ ये है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, उस समय कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, इस बारे में उपबंध आपको 5 से 9 तक मिल जाएगा, 10 तक मिल जाएगा, कौन होगा या कौन नहीं होगा। बात सुने, इसके बाद कौन सा व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है या किस व्यक्ति से नागरिकता समाप्त की जा सकती है, किस व्यक्ति को या किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, ये सारा जो
नागरिक संबंधी मामले की जो भी व्यवस्थाएं हैं सब पर जो है कानून बनाने का अधिकार भविष्य में किसको मिल गया, पार्लियामेंट को मिल गया। यानी संसद जो है इस पर कानून बनाएगी और बताएगी कि भविष्य में हम किसको जो है नागरिकता देंगे या किसको नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन संविधान लागू होने के टाइम कौन भारत का नागरिक है या कौन नहीं है, इसका जो है वर्णन हमको अनुच्छेद 5 से 9 तक हो जाएगा। यानी जब हम नागरिकता के उपबंधों को पढ़ रहे हैं तो खास चीज हमें ये अपने ब्रेन में रखनी है कि ये उस समय की बात हो रही है जब भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन राज्य हमारे यहाँ स्टैब्लिश हो रहे हैं 1947 में, जब यहाँ के लोग वहां माइग्रेट कर रहे हैं, वहां के लोग यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। किसको हम भारत का नागरिक माने, किसको हम भारत का नागरिक ना माने, कौन अविभाजित भारत में पैदा हुआ है, कौन कहीं बाहर रह रहा है और भारत आना चाहता है। तो इस संदर्भ में उस समय यहाँ पर जो है डिफाइन कर दिया गया अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8-9 तक। क्लियर है बात यहाँ तक। इसके आगे कौन से व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिलेगी या कौन से व्यक्ति की कैसे नागरिकता जाएगी, इस बारे में शक्ति दे दी गई किसको, संसद को, कि संसद विधान बनाएगी भविष्य में किसको नागरिकता देना है या किसको नागरिकता नहीं देना। इस संदर्भ में जो है नागरिकता अधिनियम आता है। क्या आता है, नागरिकता अधिनियम आता है और उसका जो है कई बार संशोधन होता है। और जैसे 1986 में संशोधन होता है, 1992 में संशोधन होता है, 2005 में भी उसका संशोधन होता है, 2003 में संशोधन, अभी लेटेस्ट 2019 में हुआ है, उससे पहले 2015 में संशोधन हुआ है। कई बार जो है इस नागरिकता अधिनियम की संशोधन हुआ है। तो ये नागरिकता अधिनियम 1956 भी हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है और जो जो संशोधन हुए उन संशोधनों को पढ़ते हुए भी हम लोग यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है ना। तो आइए अब शुरू करते हैं नागरिकता और देखते हैं कि अनुच्छेद 5 हमारे यहाँ क्या उपबंध करता है, यानी किस व्यक्ति को हमारे यहाँ नागरिक मानता है और किस व्यक्ति को हमारे यहाँ नागरिक नहीं मानता है। यानी और साथ ही साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में भी जो भी संशोधन हुए हैं, चाहे 86, चाहे 92, चाहे 2003, चाहे 2005, चाहे आप देखो कि 2015, 2019, इतने संशोधनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आज एटलीस्ट हम लोग अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक की कहानी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें। क्लियर है बात। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 हमारे यहाँ क्या कहता है। तो अनुच्छेद 5 को अगर सिंपल वे में कहें कि क्या कहता है, तो ये बेसिकली संविधान लागू होने पर मूल नागरिकता की बात करता है। मूल नागरिकता की बात करता है। यानी जब संविधान लागू हो रहा है तो कौन सा व्यक्ति मूल रूप से भारत का नागरिक बन जा रहा है, इसके बारे में जो है जानकारी आपको अनुच्छेद 5 दे देगा। बेसिकली जो भारत की सिटीजनशिप थी उस समय, उसको 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। एक तो मूल रूप से आप भारत के नागरिक बन जा रहे हैं, एक श्रेणी ये थी। दूसरी श्रेणी ये है कि अगर 1947 को पाकिस्तान भी बना है तो पाकिस्तान के लोग भी यहाँ आएंगे और यहाँ के लोग वहां जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है तो उसको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी, इसका वर्णन। तीसरी बात ये कि मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसे है जो विभाजन के समय जो है यहाँ से वहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, वहां जाने बात सोच रहा है कि नहीं यार भारत ही ठीक था, हमको वहीं रहना चाहिए, तो वो वापस भारत लौट आया। मतलब कि वो भारत से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से भारत लौट आया, तो उसको भारत में नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
इसका संदर्भ जो है यहाँ पर किया गया है। तीसरी कैटेगरी ये थी। चौथी कैटेगरी, हो सकता है कि आप कहीं अब्रॉड रह रहे हैं और भारत के निवासी बनना चाहते हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इन 4 तरह के नागरिकत्वों का उपबंध आपको बेसिकली यहाँ पर नागरिकता के संदर्भ में देखने को मिलेगा 5, 6, 7, 8 में। 5, 6, 7, 8 में यहीं पर समझ लेते हैं। 5 में ये पता चलेगा कि मूल रूप से कौन भारत का नागरिक बन रहा है और कौन भारत का नागरिक नहीं बन रहा है। यानी जब हमारा संविधान लागू हो रहा है तो उस समय कौन से ऐसे लोग हैं जो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जा रहे हैं या भारत के नागरिक नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मूल रूप से जो है संविधान लागू होने पर आप भारत के नागरिक होंगे यदि इन 3 शर्तों में से आप कोई एक शर्त पूरी करते होंगे तो। यदि कोई 3 शर्तों में से आप कोई एक शर्त पूरी करते हैं तो आप जो है मूल रूप से भारत के क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे। अच्छा, क्या है वो 3 शर्तें? इन्होंने कहा पहली शर्त, इन्होंने कहा पहली शर्त यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत में जन्मा है, जो भारत में जन्मा है, यानी अगर आपका जन्म भारत में हो रहा है, यदि आपका जन्म भारत में हो रहा है तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए, यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो क्या करें? तो दूसरी शर्त ये है कि आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, अविभाजित भारत में हुआ। यानी अगर आपके पेरेंट्स या तो माता इंडियन होनी चाहिए या तो पिता इंडियन होने चाहिए और आप कहीं पर भी रहे भारत के नागरिक और भारत में निवास कर रहे हैं और भारत के नागरिक होना चाहते हैं तो आप जो है भारत के नागरिक हो जाएंगे। क्लियर है बात? तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हो रहा है, यानी जब संविधान हमारा लागू हो रहा है, संविधान लागू हो रहा है, जब लागू हो रहा है, यानी कब लागू हो रहा है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हो रहा है, इसके 5 वर्ष पूर्व से आप भारत में निवास कर रहे हैं, आप भारत में निवास कर रहे हो तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। यानी जिस समय हमारा संविधान लागू हो रहा है उस तारीख से पहले के जो 5 वर्ष हैं, उन 5 वर्षों में आप भारत में रहे हैं तो आप भारत के नागरिक मूल रूप से मान लिए जाएंगे। यानी वो व्यक्ति भारत का मूल रूप से नागरिक होगा जो इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता होगा। पहली शर्त यह है कि आप या तो भारत में जन्मे हो, दूसरे आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, तीसरी संविधान लागू जब हो रहा है तो इसके 5 वर्ष पहले से आप यहाँ भारत में रह रहे हैं तो आप स्वतः ही भारत के मूल निवासी कहलाएंगे। पहली चीज, मूल रूप से कौन भारत का नागरिक होगा, तो ये कंडीशन कौन बताता है? अनुच्छेद 5 बताता है। कौन बताता है? अनुच्छेद 5 बताता है, यानी आर्टिकल 5 ये बात आपसे करता है। आई थिंक कोई समस्या आपकी नहीं होगी, ठीक है? ओके, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है अनुच्छेद 6 की।
देखो अब हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 बेसिकली ये उस व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बात करता है, उस व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ उस समय, आज की डेट में नहीं, उस समय जब संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950, तब डिवीजन भी हुआ है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत आ गया, तो क्या उस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी? तो ये बात उस समय किसने बताई? अनुच्छेद 6 ने बताई, आज के समय में नहीं। क्लियर? क्या होता है अनुच्छेद 6 में? यानी अनुच्छेद 6 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे, मान लो कि ये भारत है और ये पाकिस्तान है और ये कोई व्यक्ति है जो उस समय यानी 26 जनवरी 1950 या इससे पहले, उस समय मान लो कि ये भारत आया है, ये पाकिस्तान से भारत आया है, तो अब इस व्यक्ति को जो है नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस समय 1950 के टाइम? तो अनुच्छेद 6 ने कहा कि अगर ये व्यक्ति हमारे यहाँ आया है 19 जुलाई 1948, ये एक बेसलाइन रखी अनुच्छेद 6 ने। क्या बेसलाइन रखी? 19 जुलाई 1948 बेसलाइन है। 19 जुलाई है क्यों? क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, स्थानांतरित हो रहे थे, इस स्थानांतरण का जो परमिट था, ये जो जारी होने का काम शुरू हुआ था 19 जुलाई 1948 को हुआ था। इसलिए ये जो बेसलाइन है ये 19 जुलाई 1948 रखा गया। तो अब दो कंडीशन है। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप इस डेट से पहले से यहाँ रह रहे हो, यानी इस डेट के पहले आप भारत आ गए। दूसरी कंडीशन ये है कि आप इस डेट को या इसके बाद भारत आए, या इसके बाद भारत आए। तो यहां पर भी दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप अगर भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो मुझे ये बताइए कि आप 19 जुलाई 1948 के पहले से भारत में रह रहे हैं, कि पहले भारत आ गए हैं, या 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए हैं। तब हम बताएंगे कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। कौन? अनुच्छेद 6। तो इन्होंने कहा कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले से यहाँ रहे, मतलब पहले भारत आ गए, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, बशर्ते आपको जो है पंजीकरण के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। आप फॉर्म भर दीजिए, लेकिन शर्त आपके लिए ये है कि जिस तारीख को आप ये पंजीकरण का फॉर्म भर रहे हैं, जिस समय आप नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस डेट के पहले 6 महीने तक, यानी जब आप कर रहे हैं तो कम से कम 6 माह तक आप भारत में रह चुके हों। आप जब से आए हैं और 6 महीने तक रह लिए हैं, तब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरह आपको जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है। दूसरा, अगर आप इस डेट के बाद आए हैं या इस डेट को आए हैं और नागरिकता लेना चाहते हैं, तो भी आप जो है रजिस्ट्रेशन करिए, तो भी आप जो है पंजीकरण करिए। पंजीकरण की जो व्यवस्था है वहां पर पंजीकरण करिए, लेकिन जिस तारीख को आप पंजीकरण कर रहे हैं उसके बाद आप 6 महीने तक कम से कम भारत में रहें कंटिन्यू, तब जो है आपको जो है सोचा जाएगा कि नागरिकता देनी है कि नहीं। ठीक है? तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि अगर इसके बाद आए हैं तो पंजीकरण के 6 माह बाद तक आपको कंटिन्यू भारत में रहना है। दूसरा, अगर आप इससे पहले आए तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस दिन कम से कम आपको 6 महीने हो चुके हों भारत में रहते हुए, कम से कम, तो आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी अगर आप पाकिस्तान से भारत आए हैं तो। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर नहीं है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं कि क्या बात है।
आगे देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 यानी आर्टिकल 6। अनुच्छेद 7 यानी आर्टिकल 6। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लो कि ये भारत है और ये पाकिस्तान है, और कोई व्यक्ति है जो भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में पाकिस्तान से फिर से इंडिया आ गया। ये अगर पाकिस्तान है और ये इंडिया है, तो ये कह रहा है कि ये इंडिया से पाकिस्तान गया व्यक्ति, लेकिन पाकिस्तान से फिर इंडिया आ गया, तो अब इसका क्या करें? अब इसको नागरिकता दे कि ना दे? पछता रहा है, अरे वापस आया है, कह रहा है भैया हमको नागरिकता दे दो उस समय। तो अब इसको नागरिकता दे कि ना दे, ये बात जो है देखनी है। तो यहां पर एक डेट रखी गई 1 मार्च 1947। गौर से सुनिएगा, यहां पर डेट रखी गई 1 मार्च 1947। और ये देखा गया कि आपका जो स्थानांतरण है वो 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान गए हैं कि 1 मार्च 1947 के पहले से आप पाकिस्तान गए हैं। यानी आपका जो पाकिस्तान जाना हुआ, ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन 1 मार्च 1947 के बाद हुई है, किंतु बाद में आप वापस यहाँ आए हैं, तब तो ये समझा जाएगा कि जो है जो 19 जुलाई वाला 1948 वाला कॉन्सेप्ट है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, अगर इसके बाद आप गए हैं और आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी जो है व्यक्ति जो है भारत में जो है नागरिकता ग्रहण कर सकता है। सेम प्रोविजन लग जाएगा, पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करे और कम से कम 6 महीने तक भारत में निवास करे। 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य है, तो पंजीकरण के द्वारा इसको जो है नागरिकता मिल जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 7। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 ये कहता, मतलब जो अनुच्छेद 6 है वो क्या है? जो पाकिस्तान से भारत आया है उसके लिए। अनुच्छेद जो भारत से पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन वो फिर से भारत आया है, तो अब देखा ये जाएगा कौन कि 19 जुलाई 1948 के पहले ही आ गया है कि उसके बाद आया है, तो वही पंजीकरण वाली व्यवस्था लग जाएगी। 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 8 अब पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, जैसे 7 और 6 वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अलावा एब्रॉड, पूरे बाहर, भारत में नहीं है, आप बाहर कहीं पर भी पाकिस्तान के अलावा। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है और वो बाहर रह रहा है, उसका जन्म भी बाहर हुआ हो, तो कंडीशन ये है कि उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी, उसके माता पिता या उसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। कैसा अविभाजित भारत? जिस भारत की परिभाषा 1935 के अधिनियम में परिभाषित की गई हो, ऐसे भारत में अगर आपके माता पिता या आपके दादा दादी में से कोई जन्मा है और इस समय संविधान लागू होने के समय आप बाहर रह रहे हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो आपको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करिए? अप्लाई कर दीजिए। अगर आप जो है पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 8। यानी आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं और अब्रॉड में कहीं रह रहे हैं भारत के अलावा। 7 केवल पाकिस्तान के संदर्भ में है, 6 केवल पाकिस्तान के संदर्भ में है, 8 पाकिस्तान के अलावा आप कहीं पर भी बाहर रहते हैं और भारत, तो आपके माता पिता या आपके दादा दादी में से
कोई भी अविभाजित भारत में अगर जन्मा है तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। कौन से अविभाजित भारत? जो 1935 के अधिनियम में डिफाइन किया, परिभाषित किया गया था भारत, उस अविभाजित भारत में आपका जन्म हुआ। इस तरह देखो तो 5, 6, 7, 8 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 नागरिकता प्राप्त करने का तरीका बता रहा है उस समय, जिस समय संविधान लागू हुआ है। और बेसिकली 4 श्रेणियां बता रहा है नागरिकता की। एक तो मूल रूप से कौन भारत का नागरिक होगा, ये बता रहा है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 ये बता रहा है कि जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ है, हस्तांतरित हुआ है, उसको कैसे जो है नागरिकता मिलेगी। दूसरा, तीसरा, जो पाकिस्तान को हस्तांतरित हुआ हो किंतु बाद में भारत आ गया, बाद में भारत लौट आया हो, उसको कैसे नागरिकता मिलेगी। और चौथा कि बाहर रह रहे लोगों को, भारत से बाहर रह रहे लोगों को कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी, ये बताता है अनुच्छेद 8, ये बताता है 7, ये 6 और ये 5। इस तरह 4 श्रेणियों में उस समय भारत की नागरिकता को बताया गया। अच्छा, अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने किसी अन्य राज्य की या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, अन्य देश की नागरिकता ले ली, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली और वो भारत का नागरिक है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो जिस दिन से वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा उसी दिन से उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, यानी अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, है ना। अक्षय कुमार हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है, कनाडा के नागरिक हैं, तो अगर उनके पास कनाडा की नागरिकता है तो वो हमारे देश के नागरिक नहीं हो सकते, है ना। अगर जो है उनको भारत की नागरिकता चाहिए तो उनको कनाडा की नागरिकता छोड़ना पड़ेगा और फिर हमारे यहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हालांकि वो हम लोग अभी करेंगे जब जो है भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जब चर्चा करेंगे तब हम लोग इस पर डिटेल पर बात करेंगे। तो अनुच्छेद 9 ये नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। और किसकी नागरिकता की समाप्ति की बात करता है? ये उसकी नागरिकता की समाप्ति की बात करता है जो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसकी भारत की जो नागरिकता होती है अपने आप जो है चले जाएगी, स्वतः ही खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, उसको भारत में नागरिक नहीं माना जाएगा। अब अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 क्या कहता है? देखो ये कंफ्यूजन रहता है कि अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में आप देखो तो संसद को शक्ति दी गई है, संसद को शक्ति दी गई है नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की, अनुच्छेद 10 में भी और अनुच्छेद 11 में भी। लेकिन क्या अंतर है? अनुच्छेद 10 उस समय पर यानी इन उपबंधों को जो 5, 6, 7, 8, 9 जो उस समय नागरिकता दी गई, उस विषय में उन नागरिकों के अधिकारों से संबंधित जो नागरिकता के मामले हैं उससे संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को देता है। कौन? अनुच्छेद 10। उस समय भविष्य में किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी या किस व्यक्ति से नागरिकता छीनी जाएगी, यानी किसकी नागरिकता समाप्त की और नागरिकता अर्जन की, कौन नागरिकता अर्जित कर सकता है और किसकी नागरिकता समाप्त, नागरिकता अर्जन और नागरिकता समाप्त की जो विधान या विधि बनाने का अधिकार है वो संसद को है।
किसको है? संसद को है। ये अनुच्छेद 11 कहता है। तो यानी अब भविष्य में नागरिकता से संबंधित मामलों पर विधान बनाने की शक्ति किसको है? संसद को। उस समय यानी जब 5, 6, 7, 8, 9 लागू हो रहा है तो उस समय उन नागरिकों के अधिकारों से संबंधित जो विधान है वो सब पार्लियामेंट देखेगी। ये उस समय की बात है। अनुच्छेद 10 में पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अनुच्छेद 11 में ये कर दिया गया कि भविष्य में किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, नागरिकता के मामले में क्या विधान होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, जो भी मामले है वो सब दे दिए गए, एम्पावर कर दिया गया किसको? पार्लियामेंट को, कि आप देखिए किसको नागरिकता मिलेगी और किसको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और लागू किया, और समय समय पर इसमें संशोधन भी हुआ है। जैसे 1982 में हुआ है ना, 1992 में हुआ है, आप देखो 2003 में हुआ है, आप देखो 2005 में हुआ है, आप देखो 2015 में हुआ है, आप देखो 2019 में हुआ है। इतनी बार इस अधिनियम में संशोधन हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है नागरिकता अधिनियम 1955 और क्या हुए हैं समय समय पर इसमें संशोधन। एक डिटेल चर्चा हम लोग देखेंगे। तो ये तो वो अधिनियम रहे जो संविधान लागू होने के समय हमारे यहाँ इन्फोर्स्ड होते हैं। अब भविष्य में कैसे किसको नागरिकता मिलेगी, किसकी जाएगी, ये सब हम लोग देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में, जिसकी शुरुआत हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। तब तक इस पर एक गहन अध्ययन आप लोग अपना एकदम जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, एकदम छांट लीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना? तब तक खुश रहिए, अपनी चीजों को लोगों से शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़े भारत, बढ़े भारत।